अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों को तबाह करने का हुक्म। ट्रंप ने कहा ईरानी कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया आबनाए हुर्मुज़ में जो कश्ती बारूदी सुरंग बिछाए उसे तबाह कर दिया जाए। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक ईरान मुआहिदा करने के काबिल नहीं हो जाता आबनाए हुर्मुज़ बंद है। आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाई जाएगी। इस मामले में कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर किसी किस्म की हिचकिचाहट ना दिखाएं। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। अमरीकी माइन स्वीपर्स इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को साफ कर रहे हैं। अब तक ईरान ने 159 बहरी जहाज समंदर में गर्क कर चुका है। अमरीकी सदर ने फिर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान पर बहुत वक्त आने वाला है। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा कि उनका असल लीडर कौन है। ईरान में सख्त गिर और मुतादिल अनासिर के दरमियान कशमकश जारी है। ईरान में सख्त गिर अनासिर को मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान में लोग दरअसल हकीकत में मोतदिल नहीं है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की है। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी की वजह से ज्यादा परेशान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास अराग़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं न इसराइली। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब ईरानी मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। Level set on where we are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing 500. तो दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जा में ले लिया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिका और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला गया। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदार जारह क़ुव्वतों पर आयद होती है। आलमी बरादरी को अमरीकी और इसराइली जारहियत और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरियन की ख़ुसूसी एलची की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाना नागुज़ीर है। अमरीकी फ़ौज की बहरे हिंद में कार्रवाई, एक और बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान से तेल लेकर जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की है। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज़ पर राइट ऑफ विजिट के तहत की है। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद की जाती रहेगी।
اور ناظرین، خاتم الانبیاء اسپتال پر حملے میں نوزائیدہ بچوں کی جان بچانے والی نرس قومی ہیرو قرار، ایرانی صدر نے ندا سلیمی کو بیٹی قرار دے دیا۔ اسپتال پر حملے کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ مسعود پزشکیان حب الوطنی اور ثابت قدمی پر قوم کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہنے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملک کی سلامتی کے لیے خدمات انجام دیں۔ مشکل حالات میں ڈٹے رہنے والے تمام افراد کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لندن میں ایران جنگ کے مخالفین پر چاقو سے حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے قریب پیش آیا ہے۔ لندن میں ایران جنگ مخالف مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ ایران کے خود ساختہ جلا وطن رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک شخص نے سرخ رنگ پھینک دیا۔ رضا پہلوی پر لال رنگ نیوز کانفرنس سے پہلے پھینکا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ کانفرنس سے پہلے یہ رنگ پھینکا گیا تھا۔ ایران کے خود ساختہ جلا وطن رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک شخص نے سرخ رنگ جو ہے وہ پھینک دیا۔ لندن میں ایران جنگ مخالف مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ ایران کے خود ساختہ جلا وطن رضا پہلوی پر جرمنی میں ایک شخص نے سرخ رنگ پھینک دیا۔ رضا پہلوی پر لال رنگ نیوز کانفرنس سے پہلے پھینکا گیا تھا۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر استفاقتی عمل میں ایک اہم اور غیر روایتی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جریدے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت نازک مرحلے میں ہیں، جہاں باہمی اعتماد کی کمی، اقتصادی پابندیاں اور حالیہ فوجی کشیدگی اہم رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان ان مشکلات کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان رابطے کا پل بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مذاکراتی عمل جاری رکھا جا سکے اور خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو نہ صرف خطے میں استحکام آئے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی کشیدگی میں کمی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جیانگ زوڈائن کی ملاقات ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ چینی سفیر نے پاکستان کے ساتھ آہنی دوست کو مزید مستحکم کرنے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم سے انسانی خلائی مشین کے لیے منتخب خلاباز خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات۔ چینی سفیر کی بھی ملاقات میں شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا آپ دونوں نوجوان خلابازوں سے مل کر دلی مسرت ہوئی۔ خلائی مشین میں تحقیق کے لیے جانا پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ مجھ سمیت پورے قوم کے لیے قابل فخر امر ہے۔ چینی توسط سے یہ سفر دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں نئی جہتوں کا اضافہ کرے گا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد کے حوالے سے سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ ملاقات میں تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی چینلز کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کرنا خوش آئند ہے۔ یہ قدم کشیدگی میں کمی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے فریقین سفارتی حل کو موقع دیں گے۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے دسمبر 2023 کے بعد پہلی بار مائع قدرتی گیس کے کارگو کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث رسد کی کمی کا سامنا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کمپنی نے بین الاقوامی سپلائر سے قریباً 1,40,000 مکعب میٹر کے 3 LNG کارگو کے لیے بولیاں طلب کی ہیں، جن کی ترسیل 27 سے 30 اپریل، 1 سے 7 مئی اور 8 سے 14 مئی کے درمیان بن قاسم بندرگاہ کراچی میں متوقع ہیں۔ ٹینڈر 24 اپریل کو بند ہوگا۔ کی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق اس ٹینڈر کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا اور مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ حکومت کو یقین نہیں کہ قطر سے مزید کارگو کب موصول ہوں گے۔
और नाज़रीन, उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल में तवानाई की बचत और इस हवाले से बरवक्त किए गए इक़दामात से तवानाई का कोई बहरान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सेक्टर के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की तवानाई ज़रूरियात, बचत इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल के बावजूद बरवक्त इक़दामात और तवानाई की बचत के बायस मुल्क में किसी बड़े बहरान को जन्म नहीं लेने दिया गया। उन्होंने हिदायत जारी की कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर कायम करने के मंसूबे पर तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौल दोस्त पॉलिसी पर जोर देते हुए कहा है कि ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरकी गाड़ियों पर मुंतकिल किया जाए और आइंदा सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मसूद मलिक, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, सरदार अवैस लखारी, अताउल्ला तारड़, अली परवेज मलिक, एहसन इकबाल, मशीर ब्रायन इश्कारी, मोहम्मद अली, वज़ीर मुमलकत बिलाल अज़हर कियानी, मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर समेत मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। तो नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल ISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर एक ख़ुसूसी ब्रीफिंग में चंद सवालात उठाए थे, जिनके जवाब भारत साल गुजर जाने के बाद भी नहीं दे सका है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह का कहना था कि हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। अगर इल्ज़ाम ये है कि ये वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नेहाद दहशतगर्दों ने किया, तो ये मद्देनज़र रखा जाएगा कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोस सबूतों के साथ हक़ाइक़ सामने रखे और भारतीय फॉल्स फ्लैग के ड्रामे को बेनकाब किया। अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार नौजवानों के नाम शानदार नगमा वतन की खातिर जारी कर दिया गया, जिसमें अवाम की जानिब से बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया है। रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। जब जोर शुजात रंग में खुलकर अपना रंग दिखलाएगा, महशर का ये मंजर पेश नजर दिल दुश्मन का दहलाएगा। गूंजेगी सदा हर कौन मकान, ये कौन सरे मैदान बढ़ा, हर अज़्म वफा का बहकर उस दम नारा ये दोहराएगा। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कल झुके थे ना झुकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैकर्स ने एक भारतीय मीडिया नेटवर्क को साइबर हमले का निशाना बनाते हुए उसकी नशरियात में मुदाखलत को कर दी है और अपने खसूसी पैगाम नशर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकिंग का निशाना बनने वाला मीडिया प्लेटफॉर्म वन इंडिया, जिसकी नशरियात के दौरान गैर मामूली और सियासी नौयत के पैगाम दिखाए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इस मीडिया नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से यह वाक़या तेज़ी से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स कहता है। ग्रुप ने नशरियात के दौरान अफगान परचम की नुमाइश की और तालिबान और इंडिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए उसकी मुसम्मत की है। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी पैगामात वाज़ेह अंदाज में नशर किए, जिसे माहिरीन सिर्फ एक साइबर हमला नहीं बल्कि जोग्राफियाई और सियासी पैगाम रसानी की एक मिसाल करार दे रहे हैं। वाक़े के बाद मुतल्लिका मीडिया नेटवर्क की साख को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस वाक़े ने भारत, अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक नई बहस को भी जन्म दिया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक खबर आपको दें, मां ने ममता का गला घोंट दिया। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों का कत्ल, कातिल मां निकली। तफ्तीश में मुलजिमा ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। आपको अपडेट करेंगे। लाहौर के इलाका इचरा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल के दरमियान थी, जिनमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इतलात में बताया गया है कि बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर को ताला लगाकर करीबी फार्मेसी गए। वापसी पर घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया, जिनके गले तेज धार आले से काटे गए थे। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मुतजाद बयान पर बच्चों के वालिदैन और चचा को हिरासत में लिया है। दौरान तफ्तीश मां ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक तहकीकात के दौरान बच्चों की वालिदा का किरदार मशकूक पाया गया। शवाहिद और बयानात की बुनियाद पर खातून के खिलाफ मजबूत केस बनाया गया। खातून ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत ये वारदात की। वाक़े के बाद खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए ड्रामा भी रचाया गया। खातून ने वापस आकर सूरत हाल को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की है। पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी का अमल जारी है। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी बिल गुज़श्ता रोज़ ऐवान से मंजूर कर लिए गए हैं। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2026 के तहत फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 में तरमीम की गई हैं। फोरेंसिक साइंस बिल के तहत DG एग्रीकल्चर और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल के तहत पंजाब की 6 जामियात के नाम दोबारा कॉलेजेस के नामों पर बहाल किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी बिल के तहत महकमा लेबर का ऑडिट एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। तीनों मुसाविदा कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में ज़रई और मुआशी बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे के तहत सूबे में बेज़मीन देहातियों को तकरीबन 160 अरब रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी, जिससे हज़ारों खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हुकाम के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट्स के जरिए 88,780 खानदान फ़ायदा उठाएंगे, जबकि चोलिस्तान में 16,685 लॉट से 1,01,111 खानदानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई ज़मीन काश्त के लिए दी जाएगी, जबकि आबादकारी के लिए फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक वन टाइम ग्रांट भी फराहम की जाएगी। मंसूबे के लिए पानी की दस्तयाबी और जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए 1,24,000 एकड़ से जायद ज़रई अराज़ी की निशानदही की गई है। कामयाब काश्तकारों को ये जमीन 10 साल के लिए दी जाएगी। दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद अफराद 2 से 18 मई तक सरकारी पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि अपीलों का मरहला 1 से 8 जून तक जारी रहेगा। हतमी फहरिस्त 19 जून को जारी की जाएगी और 30 जून से जमीन की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मनसूबे पर काम तेज करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि रेड लाइन वाहिद मनसूबा है जिससे आवाम को तकलीफ हो रही है, ताहम हुकूमत उसे जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम कर रही है। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि रेड लाइन मनसूबे पर काम तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो रहा था, जिसके बायस हुकूमत ने मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस अहम कॉरिडोर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती है और कोशिश की जा रही है कि आइंदा 48 घंटों में मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया जाए। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था, शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है और उसे आइंदा माह मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब के सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान अल हसन को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इजाफी चार्ज दे दिया गया। तकर्री 21 अप्रैल 2026 से 3 माह या मुस्तकिल तैनाती तक मौसर रहेगी। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान अल हसन को कार्डियक के शोबे में 18 साल वसी तजुर्बा हासिल है और वो इस वक्त 62 बिस्तर पर मुश्तमिल सर्जिकल ICUs के इंचार्ज भी हैं। उनकी क़यादत में PIC इमरजेंसी में 3 जदीद कार्डियक मेडिकल
मेडिकल ICUs 18 बेड्स कायम किए गए जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। ये यूनिट्स चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर फरकत आलमगीर की निगरानी में काम कर रहे हैं। जुलाई 2025 में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कोड ब्लू और कोड रेड इंटेरिगेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया। माहिरीन के मुताबिक इस तकर्री से पंजाब में इमरजेंसी कार्डियक केयर मजीद बेहतर होगी। तो नाज़रीन, कोलालमपुर के MI टैग एग्जीबिशन सेंटर में 19वीं DSA 2026 का आगाज़ हो गया है। DSA साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी दिफाई कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस हर 2 साल के बाद मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मुनाकिद की जाती है, जिसमें दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक अपने दिफाई मसनूआत के साथ शिरकत करते हैं। मेरा नाम असद कमाल है। मैं CEO हूँ GIDS पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। हम इस वक्त हैं DSA मलेशिया में, और DSA ये एग्जीबिशन जो है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन है। हमारी ये 5th पार्टिसिपेशन है जी इस एग्जीबिशन में। इस दफ़ा आप देख रहे हैं हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त शोकेस कर रहे हैं दुनिया के लिए। एक और बात जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा ये है कि इस एग्जीबिशन में हम बहुत ज़्यादा एडेड एंथुजियाज्म देख रहे हैं लोगों की तरफ से, और उसकी वजह है पाकिस्तान की ऑपरेशनल बुनियाद और मखसूस में कामयाबी और हमारा रीसेंट पीस मेकिंग एफर्ट्स, जिन्हें हमें एक एडेड स्टैचर दिया है दुनिया में। इस दफ़ा जो प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें फतह 1 है। फतह 1 इज़ व्हाट वी कॉल अ हीरो वेपन ऑफ ऑपरेशन बुनियाद और मखसूस। 8 रॉकेट्स हैं जो प्रिसाइसली 8 डिफरेंट निशानों को टारगेट कर सकते हैं और तबाह कर सकते हैं। बहुत उसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो शापर ड्रोन है, हमने जो इस दफ़ा एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है वो है जी यलगार सीरीज ऑफ कामेकाजी ड्रोन्स। अब कामेकाजी ड्रोन्स आजकल आप बैटल फील्ड में देख रहे हैं, बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर्स के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गया। मेंटोर विमेन क्रिकेट टीम वहाब रियाज ने कहा कि कैंप का मकसद ये था कि जो खिलाड़ियों में कमी रह गई है उनको दूर किया जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सामने आने वाली कमी को यहां दूर करने की कोशिश की। फिटनेस और बॉलिंग में कुछ इश्यूज थे जिन पर काम किया। खिलाड़ियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पाकिस्तान विमेन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। सादिया इकबाल कहती हैं कि हम जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे हमें उतना उसका फायदा है, स्टेमिना बढ़ेगा। तो नाज़रीन, आखिरकार रावलपिंडीज ने जीत का मजा चख लिया है। PSL 11 में मुसलसल 8 मैचेस में शिकस्त के बाद अपने 9वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। रावलपिंडीज ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मिलने वाला 138 रन का हदफ 18.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है। रावलपिंडीज की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान 45 और कामरान गुलाम 42 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कप्तान शादाब खान और अमाद वसीम ने 1-1 विकेट हासिल की है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉनवे 40 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। क्रिस ने 16 गेंदों पर 29 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली है। रावलपिंडीज की जानिब से मोहम्मद आमिर, साद महसूद और डयान ने 2-2, जबकि नसीम शाह, आसिफ आफरीदी और ड्रिल मिचल ने 1-1 विकेट हासिल की है। मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।